चलिए, तो हम लोग आज चैप्टर 4 प्लानिंग, आज सेकेंड डे है और इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइट। बट इससे पहले हमें दो चीज़ें अभी देखना बाकी है, हम पहले उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि इम्पोर्टेंस ऑफ या बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आप रीड करके आइएगा। मैं सिर्फ उसको फटाफट टू द पॉइंट मतलब क्लियर कर दूंगा, है ना। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यस। क्या मिल जाता है? डायरेक्शन मिल जाता है। देखो, मैंने आपको एक कहा था प्लानिंग समझाते समय कि आगे की जितनी भी स्टेप्स है ना, या इस चैप्टर की सब्जेक्ट की बात करें तो आगे के चैप्टर्स की सारी बात यहीं पर होने वाली है। डायरेक्टिंग, राइट, एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग, सॉरी, हाँ 7 ही है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि बताना कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसकी बाद भी तैयारी कहाँ हो जाती है? प्लानिंग में, कि हम कैसे डायरेक्टिंग करेंगे, इसकी भी हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। प्लान, एक प्रॉपर प्लान होने से हमें ये मालूम होता है कि क्या करना है, और इसी को हम क्या कहेंगे कि प्लानिंग प्रोवाइड करता है हमको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि हमें किस दिशा में जाना है और क्या करना है, राइट। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमने प्रॉपर प्लानिंग करी होगी, तो जैसे हमने बाहर जाने का, घूमने का प्लान बनाया, राइट, कि भैया हमें वाटर पार्क जाना है, तो हम यदि प्लानिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या डिसाइड कर लेंगे, कब जाना है, कितने बजे जाना है, मतलब यहाँ से निकलेंगे कब, कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, वहां का टाइमिंग क्या है उसके वाटर पार्क का ओपन होने का, क्लोज होने का, राइट। 10 से 6 मतलब पता कर लिया है ना। हाँ ठीक है, 10 से 6 है, 10 से 5 मेरे ख्याल से। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। कितना पैसा लगेगा ये भी, नहीं तो वहां जाके पता चले कि हम तो बजट कम लेके आए थे और वहां ज्यादा हो गया, तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, है ना। हर चीज फिक्स रहेगी तो थोड़ा सा हम अनसर्टेनिटी से बचेंगे, राइट। ये रिस्क को कम करता है, किसकी? अनिश्चितता की। रिस्क को क्या करता है? कम करता है, ठीक। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आपको तय है, आपको मालूम है कि कौन क्या करेगा, प्लान फिक्स है, तो बार बार काम का दोहराव, मतलब एक ही काम को कौन कर देते हैं? 2 लोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड नहीं था कि कौन करेगा, तो हो सकता है एक ही काम को 2 लोग कर दें, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। बात समझ में आई? एक काम को यदि 2 बार या और कई बार एक ही काम को कर दिया जाए तो वो कहलाता है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की समस्या, और ऐसी एक्टिविटी जो क्या है कि वेस्टफुल, मतलब देखो ना, एक व्यक्ति को एक काम करना था, 3 लोगों ने वही काम कर दिया, तो जो एक्टिविटी हुई उसी काम को करने की, बाकी 2 लोगों ने जो कर दी वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो भैया ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि प्लानिंग फिक्स है कौन क्या करेगा और कब, राइट। आप देखना किसी भी प्रोग्राम में आपको लोग बहुत दौड़ते हुए दिख रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है ना। कुछ भी इवेंट हुआ है, जैसे मान लो कल शिवरात्रि थी, है ना, किसी मंदिर में मान लो कि कुछ प्रोग्राम रहा होगा प्रसादी वितरण का, है ना। तो पता चला कि आप देख रहे हो वहां पर कई लोग दौड़ रहे हैं, और ये खत्म हो गया बोला, है ना, बर्फ ठंडा करने के लिए कुछ बर्फ मंगवाई होगी, तो पता चला 2 लोग लेके आ गए। अब वो बोला यार मेरे को क्यों बोला था, फिर मेरे को क्यों बोला था। ये क्या हुआ है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं होना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होना। बात समझ में आ रही है? किसको करना था ये मालूम ही नहीं था, तो दोनों ने कर लिया। ये क्या हो गया? आपके एक्टिविटी वेस्टेज हो गई। और जहां पर प्लानिंग प्रॉपर है, आप वहां देखोगे कोई ऐसा दौड़ता भागता हुआ नहीं मिलेगा, और काम आसानी से चलता हुआ लगेगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, राइट। जब आप प्लानिंग करते हो, आपके पास में सोचने का टाइम होता है, तब आप सोचने का टाइम होता है तो आप कुछ अच्छा नया या कोई चीज को नए तरीके से करने की सोचते हो, है ना। कोई सा भी इवेंट, आप अपने घर में यदि कोई इवेंट हुआ है, जैसे मैंने कल बताया कल शिवरात्रि थी, तो आपके पास में प्लानिंग था तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ नया करने के लिए भी सोच सकते हो।
यदि आप प्लानिंग नहीं करोगे, एट द टाइम कुछ करोगे, तो आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, राइट। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड। प्लानिंग का तो मेन काम ही है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, है ना, डिसाइड करने में कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, वेरी गुड। ये चैप्टर 8 में ज्यादा काम का है, पर समझना यही पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि यदि हम घूमने जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, तो मेरे को कंट्रोल्स भी रखना जरूरी है कि भाई बच्चा क्या, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है ना। तो कंट्रोल को ही मेरे को आज ही डिसाइड करना पड़ेगा प्लानिंग में कि मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि मान लो 100 स्टूडेंट जा रहे हैं, तो हर 10 स्टूडेंट के बीच में एक लीडर बना दूंगा, राइट, और उसके थ्रू मैं बाकी के 90 स्टूडेंट को क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा। और उसके लिए मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दूंगा पहले ही कि इतने बजे तक सभी आ जाना, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, कोई वैसा नहीं करेगा, मोबाइल का उपयोग यहाँ नहीं करना है वहां करना है, राइट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दूंगा, राइट। उसी को मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब बात आती है कि इसको फैक्ट्री में कैसे किया जाए या बिजनेस में कैसे किया जाए। तो हमने लिज्जत पापड़ वाला वीडियो देखा था, है ना, और इसके अलावा आप लोग एक और वीडियो और देख सकते हैं, नेट जियो पर मेगा फैक्ट्री करके है या सुपर फैक्ट्री करके वीडियो है, ओप्पो का, ओप्पो मोबाइल है ना। हालांकि अभी वो फ्री नहीं है, वो आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो उसमें देखना, सुपर फैक्ट्री में ओप्पो का वीडियो बताया है, एक मेरे ख्याल से 40 मिनट का वीडियो है, बहुत अंदर, मतलब बिजनेस में फैक्ट्री में अंदर होता क्या है, अब देखो उसको, आपको समझ में आएगा। आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, टॉप लेवल मिलेगा, मिडिल लेवल मिलेगा, लोअर मैनेजमेंट मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, प्लानिंग मिलेगी, कंट्रोलिंग मिलेगी, सब मिलेगा उस वीडियो में कि वो कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हैं। हाँ, सुपर फैक्ट्री करके आएगा, ओप्पो सुपर फैक्ट्री, राइट, वो उसमें मिलेगा। और हो सकता है 6-7 महीने में वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाए, है ना। पर अभी क्या, अभी का नया वीडियो है तो वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो उसमें आप देखोगे स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं हमने। लिज्जत पापड़ का जो वीडियो देखा था, पापड़ का शेप याद है ना, वो एक फिक्स है, उसकी थिकनेस भी फिक्स है कि इतना ही होना चाहिए। तो वो जो पहले से डिसाइड कर लिया है कि कोई काम कैसे होगा, उसी को बोलते हैं स्टेबलाइज स्टैंडर्ड्स। मतलब स्टैंडर्ड्स को क्या करना, पहले से तय कर लेना। बात समझ में आई। जब हम एक्चुअल में उस काम को करते हैं तो जो हुआ है और जो पहले से तय कर रखा है उसको हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, और इसी के थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं कि भाई काम हमने आपसे ऐसा चाहा था, आपने करा ऐसा, ये गलत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। यही तो क्या है, कंट्रोल है ना। मान लो आपने पहले से तय कर रखा था कि आप एक लेबर से एक दिन में 20 टी शर्ट बनवाना चाहते हो, आपकी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो आपने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया क्या, कि एक दिन में एक लेबर कितनी टी शर्ट बनाएगा, 20। अब उसने कितनी बनाई, 19। तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो ना। अब आप उसको बोलोगे तो भैया ये गलत है, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा और उसका पैसा हम नहीं देंगे, ओवर टाइम का पैसा नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि आपको एक दिन में कितना काम करना था, 20 टी शर्ट बनाने का, राइट। तो ये कैसे तय होगा, ये कब होगा कि 20 टी शर्ट बनानी है, ये तय होगा प्लानिंग में। स्टैंडर्ड्स कहां होंगे, प्लानिंग में डिसाइड होंगे, ठीक है। आगे, तो ये हो गया प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। भाई प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। यदि हमने सारी चीज फिक्स कर ली है तो अब हमारा काम कैसे होगा, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि एक पटरी हमने बिछा दी, ट्रेन की जो पटरी होती है ना, हमने पटरी बिछा दी है, अब ट्रेन उसी पे चलेगी। क्या ट्रेन अपनी मर्जी से इधर उधर हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल तय है, इसी रास्ते पे जाना है।
हम ऐसा नहीं कर सकते ट्रेन को कि जरा इधर से लेना उधर से छोड़ते हुए मेरे को निकल जाना, जैसे हम कार में करते हैं ना। कार में होंगे तो अपन बोल देते हैं ना, अरे थोड़ा अंदर से लेते हुए घर तक ड्रॉप कर दे यार, फिर निकल जाना उधर से। फ्लेक्सिबिलिटी है कार में, है ना, पर ट्रेन में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? रिजिड है वो। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल तय है। यही लिमिटेशंस है प्लानिंग का। ठीक, कठोर है, आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से तय है वैसे ही करना है। आगे, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। क्यों भाई? डायनामिक इन्वायरमेंट डायनामिक है, ये तो भैया आप लोगों को मालूम है, राइट, है ना। और हर बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आप मार्केट से खत्म हो जाओगे। और प्लानिंग इसमें बहुत बड़ी रोड़ा है, हम्बल क्रिएट करता है। क्या? क्योंकि प्लानिंग क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिडिटी है। और आपको क्या करना होता है? रिस्पॉन्ड करने के लिए बदलना होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है भाई। प्लानिंग क्योंकि फिक्स है, राइट, और इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है, फटाफट चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लानिंग में। इसलिए आप देखोगे इसेंशियल पॉइंट ऑफ आइडियल प्लानिंग में, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? बोले फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। इसी पॉइंट के कारण, इन दोनों पॉइंट्स के कारण, राइट। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जब फिक्स है, आपको ये करना है, अब करना है, ऐसा करना है, तो आप अपना दिमाग लगाओगे क्या? नहीं, तो आपकी क्रिएटिविटी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो आपके यदि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे क्रिएटिव पर्सन हैं, वो किसी काम को और बेहतर तरीके से कर सकते थे जो आपने डिसाइड करा है, पर वो अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पटरी फिक्स कर दी उसकी, भाई इसी पे चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको क्रिएटिविटी से आपका क्या हो जाएगा? आपकी एक तरह से कमी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा जो हो सकता था। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। हो प्लानिंग में, प्लानिंग करने में क्या होता है? बहुत ज्यादा लागत लगती है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें पहले से अनुमान लगाना होता है। प्लानिंग करने में छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, बड़े मैनेजर टाइप के लोग होते हैं, राइट, और ये लोग अच्छा खासा पेमेंट लेते हैं। कई बार आप प्लानिंग करने के लिए क्या करते हो? बाहर मार्केट में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी सलाह लेते हो। अब क्या वो सलाह क्या फोकट में देते होंगे? आशीष कुशवाहा तो है नहीं कि तुमने कुछ पूछ लिया और आशीष कुशवाहा ने 1 घंटा बोल के तुमको राय दे दी, है ना। वो तो जितना बोलते हैं उतना पैसा लेते हैं वो। याद रखना, ऐसे कंसल्टेंट जो होते हैं ना, वो आवर्स के हिसाब से, मिनट के हिसाब से आपको फीस चार्ज करते हैं कि आपने उसका कितना समय लिया। तो ये क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो कई बार क्या होता है, जो छोटे बिजनेस होते हैं या मिडिल बिजनेस होते हैं, वो लोग प्लानिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यार प्लानिंग करने में ही पैसा खर्च हो जाएगा, धंधा क्या करूंगा, है ना, महंगा पड़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा प्लानिंग करने में, सारी चीजें पता लगानी पड़ेगी, सारे ऑप्शन खुले रखने, बंद रखने, राइट। ऑप्शंस खुले हैं इट मींस वो फ्लेक्सिबल है, ऑप्शंस बंद है मतलब वो रिजिड है। ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, एक तो ये रिजिड है, इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है, राइट, और इन्वायरमेंट में बिल्कुल एक्यूरेसी से आप अनुमान नहीं लगा सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि एनवायरमेंट इसी तरीके से चेंज होगा। भाई प्लानिंग करते समय आपने इन्वायरमेंट का एनालिसिस करा, हाँ या ना, कि भैया आगे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करी? प्लानिंग करी। पर बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फीचर है, क्या विशेषता क्या है? अनसर्टेन, है ना, उसकी आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। आप बस मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लगाते हो कि ऐसा हो सकता है, और यदि वो नहीं हुआ तो आपकी प्लानिंग फेल। तो गारंटी नहीं देती प्लानिंग कि भैया प्लानिंग आपने यदि सही प्रॉपर कर ली तो वो बिल्कुल सक्सेस ही होगी। उसका दूसरा रीजन भी है, उसका दूसरा रीजन है, इसको, इस चैप्टर को कंपेरिजन में पढ़ा जाता है कंट्रोलिंग के साथ में। एक टॉपिक है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, जो कि इस साल हमारे चैप्टर सब्जेक्ट में से हट चुका है, पर हम उसमें समझते और वो अभी समझ लेते हैं कि क्या,
कि प्लानिंग बहुत अच्छी है पर आपका कंट्रोलिंग खराब है, आपका इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उस प्लानिंग को वास्तव में लागू करना यदि ये खराब है, डायरेक्टिंग खराब है, तो प्लानिंग बेकार हो जाएगी, चाहे प्लानिंग बहुत अच्छी हो। तो प्लानिंग किस पे डिपेंड करती है सक्सेसफुल होना? आगे की स्टेप पर डिपेंड करती है। यदि आगे की स्टेप्स डिफॉल्ट हो गई, उसमें प्रॉब्लम हो गई, कंट्रोलिंग आपने नहीं करी सही तरीके से, उस प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट नहीं करा, तो आपकी प्लानिंग बेकार है, राइट? दूसरा रिलेशन क्या है कि आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट लोग हैं आपके पास में उस किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की, राइट? बहुत अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, कंट्रोलिंग भी आपका अच्छा है, पर प्लानिंग ही डिफॉल्ट था, तो वो एग्जीक्यूशन हो पाएगा प्रॉपर? नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये टॉपिक था जो कि अब हट चुका है, पर आपको समझाना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है? नाउ हम आते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये बहुत इजी है और ये आप जानते हैं। अच्छा, अभी तक हमने लिमिटेशन पढ़ा, अभी तक हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, राइट? ये सब मन से क्वेश्चन है, एक कुछ मैं बताऊंगा मन से। मन से का मतलब होता है अपने हिसाब से लिखना है, आपको टॉपिक को समझना है। भाई जैसे अभी अपन ने देख लिया, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब जितनी मैंने बातें बोली, जरूरी नहीं है कि आप ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आंसर आप यही लिखो। आपको एक चीजें क्या क्या याद हो गई कि भाई ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के एनालिसिस पर, और इन्वायरमेंट क्या है? अनसर्टेन है, इसलिए प्लानिंग भी क्या हो सकती है? फेल हो सकती है। आप यही लिख के आओगे, आपको नंबर मिलेगा। मन से मतलब ये है, मतलब आपको उस पॉइंट को ध्यान रखना है, बाकी उसमें उसका सही रीजन आपने लिख दिया, आपका आंसर सही है। आपको ये अंदर की चीजों को बिल्कुल वैसा का वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, बिजनेस स्टडी को आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं लिख सकते, सिर्फ एप्रोप्रिएट ही लिख सकते हैं, उचित। बात समझ में आ रही ना? इसमें परफेक्ट आंसर नहीं होता क्योंकि ये अनसर्टेन है इसलिए इसका आंसर हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल सही नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। ये क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है, ठीक है? इसलिए अपनी एनर्जी को रटने में मत खर्च करना, सिर्फ पॉइंट ध्यान रखना। चलिए, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट है आईएमपी क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत ज्यादा आईएमपी। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके आगे के टॉपिक इस साल हट गए हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम भाई, जैसे हम जाना चाहते हैं, है ना, हम क्रिश्चियन वाटर पार्क जाना चाहते हैं, तो भाई वाटर पार्क क्यों जाना चाहते हैं पहले तो ये डिसाइड करना है हमें, तो ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड होगा। आप याद करो, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, राइट? वो ऑब्जेक्टिव कहाँ डिसाइड होते हैं? प्लानिंग में। 5 साल के प्लान देखे थे अपन ने उसमें, है ना? वो सारे प्लान, वो जो प्लानिंग है वो कहाँ होती है? प्लानिंग वाले टॉपिक में होती है, मतलब कि स्टेप में होती है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हम भाई ऐसा क्यों करना चाहते हैं, या कुछ काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में डिसाइड होता है कि भाई इस काम को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। जैसे हमने पहले डिसाइड करा हम एंजॉय करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। अब इसको पूरा करने के लिए हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, मतलब अब हम इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। क्लियर? एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। अच्छा, ये बहुत ज्यादा एमपी हो गया क्योंकि आगे का जो टॉपिक है इस मेरे नोट्स में, वो अब इस सिलेबस में नहीं है, इस साल के लिए 2021 की एग्जाम के लिए, राइट? एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, यदि कुछ ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं तो वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड करता है कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन चाहता क्या है। Therefore, the first step in planning is to be defined and desirable and clearly the describe and clearly the objective of the organization. इस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हर अपने ऑब्जेक्ट को क्या करता है? डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, और डिस्क्राइब करता है और क्लियर करता है कि वो चाहता क्या है एक्चुअल में। एक
उसमें बोलता ना, अरे तुम चाहते क्या हो, 3 इडियट में जब वो डेफिनेशन पूछता है कि तुम, और वो जब बैग लेने आता है तो वो फिर बोलता है कि क्या 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 मालूम बोल देता है, फिर आखिर में बोलता ना, अरे चाहते क्या हो। यहाँ पर ये प्लानिंग यही पूछ रहा है, पहले तो तुम डिसाइड करो कि तुम चाहते क्या हो, उसी स्टाइल में, है ना। ऑब्जेक्टिव यही बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। ऑर्गेनाइजेशन है इच डिपार्टमेंट ऑफ और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से का जो ऑब्जेक्ट होता है, हर डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट होगा, वो पहले ही क्लियर कर लिया जाता है। Once decided, these objects should be communicate to all the units and employees. जब ये डिसाइड हो जाता है तो हम फिर उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉइज को, कि भाई बिजनेस का ये ऑब्जेक्ट है, राइट। चलिए, दूसरा होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब यह प्रेमाइसेस का मतलब नॉर्मली होता है बिल्डिंग, प्रेमाइसेस का नॉर्मली क्या होता है, बिल्डिंग, पर यहां पर प्रेमाइसेस का मतलब है अजम्पशंस, है ना। यहां पर डिफरेंस भी नहीं है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है वो चाहता क्या है ना। तो वो चाहता ये है, ये बोलना कि जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं तो हम इन्वायरमेंट का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इन्वायरमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ अजम्पशन लेते हैं कि ऐसा होगा, हम गारंटी तो देते नहीं है, हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन समझते हो ना, मान लेना। हम मान लेते हैं कि अब पूरा एजुकेशन सेक्टर डिजिटल होगा, ये मैंने मान लिया, ये मैंने एक अजम्पशन लिया, मैंने डेवलप करा प्रेमाइसेस, एक आधार बनाना कि आगे क्या होगा। उसी आधार के आधार पर अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो कुछ तो मानना पड़े ना कि आगे क्या होगा, ये कुछ तो मानना पड़ेगा। यदि यही नहीं मानोगे तो आप प्लानिंग किस चीज करोगे, राइट। तो कुछ ना कुछ तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि आगे ऐसा होने वाला है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। क्लियर। द प्लानिंग कंसर्न विद द फ्यूचर, प्लानिंग किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से, which is uncertain and every planner is using conjectures, मतलब कि अनुमान, right, about what might happen in future, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके लिए वो एक अनुमान लगाता है, right. Therefore the manager is required to make certain assumptions about future. These assumptions are known as premises. Clear है ना। आगे चलें, आइडेंटिफाई, थर्ड स्टेप हो गई। अच्छा, अब इसको मन से मत लिख देना, ये क्वेश्चन मन से वाला नहीं है, ये फिक्स है। फिक्स है मतलब ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना, इसमें मन से नहीं है, इसलिए इसको याद कर लेना। और आईएमपी है, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या कर सकते हैं भाई। हमने जैसे सोचा कि हमें एंजॉय करना ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हम सोचेंगे कि भैया मानना पड़ेगा, कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा, जैसे कि कोरोना काल में भी भाई घूमने जाया जा सकता है, ये अजम्पशन है। और कि संडे, हमने संडे डिसाइड करा, एक डेट डिसाइड करी 24 मार्च को हम जाएंगे, तो 24 मार्च को हम जाएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 24 मार्च को सब हालात बराबर होंगे। देखो, मान के चल रहे हैं ना, ये तो कोरोना काल में कभी भी लॉकडाउन तो लग सकता है, पर हमने अंदर ही अंदर मान लिया कि 24 तारीख को सब कुछ ओके है। ये मान लिया है कि नहीं मान लिया, तभी तो आप प्लानिंग करोगे ना 24 तारीख की, नहीं तो कैसे करोगे, मान लिया। तीसरा पॉइंट, जाना कहाँ है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्वेश्चन, जाना कहाँ है, क्या क्या कर सकते थे, पहले तो ये देखेंगे। तो हम जा सकते हैं भैया वाटर पार्क जा सकते हैं, या किसी एक्टिविटी गार्डन जा सकते हैं जहाँ पर खेल कूद वाले कुछ प्रोग्राम होते हो, या मूवी देखने जा सकते हैं, या कोई हिल स्टेशन घूमने जा सकते हैं। ये क्या है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या कर सकते हैं के ऑप्शंस हैं। तो पहले तो हम इनको पहचानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई मतलब पहचानेंगे, राइट। तो पहला, ये तीसरा पॉइंट वही है, इसको आराम से पढ़ के देख सकते हो आप। फिर इसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। फिर जितने भी ऑप्शन हमारे सामने रखे होते हैं उन ऑप्शन में हम सबको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे।
अरे यार हिल स्टेशन पे जाना, जैसे अपने पास में मांडव है, पर अभी गर्मी का टाइम है, रिजेक्ट। भाई परेशान हो जाएंगे एंजॉय करने की जगह वहां, तो क्योंकि गर्मी में नहीं जा सकते वहां पर। तो ये क्या हम करा, हमने उसका मूल्यांकन करा उस ऑप्शन का कि करना है कि नहीं। फिर हमने देखा ऐसी जगह जहां पर सिर्फ कपल जा सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो स्टूडेंट ठहरे, है ना, फ्यूचर प्लानिंग तो अभी से कर नहीं सकते कि चरा देख के आ जाते हैं, है कि नहीं, वो अपन नहीं करेंगे। अपन ऐसी जगह जाएंगे जहां सभी लोग एक साथ एंजॉय कर सके, राइट। तो हमने डिसाइड करा यार वाटर पार्क सही रहेगा, गर्मी का टाइम भी है, वाटर पार्क सही रहेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। हमने ये क्या करा, जो हमारे सामने ऑप्शंस थे उनको पहले तो पहचाना और फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि आपको मैं पूरी प्लानिंग को इमेजिन करवा दूंगा, हो रहा है इमेजिन है? बेटा बरमुडा में तो कूद तो नहीं गया चड्डा पहन के, मैं तो बोले सर तुम तो प्लानिंग कर रहे हो, मैं तो स्विमिंग पूल में हूं अभी। चलिए, सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, जो हमने ऊपर वैल्यूएशन करा उसका, राइट, उसके थ्रू फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि भैया अब फाइनली हम यहां जाएंगे, ठीक। और इस बीच में हम इसके जाने के तरीकों को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जाने के ऑप्शन क्या क्या हैं। फिर उन सारे ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, मतलब कि कौन सा सस्ता और सही रहेगा, हमने कल डिसाइड करा था, राइट। फिर उसके बाद में उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन बहुत सारे होते रहेंगे ना, बहुत, हर चीज करने के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनको पहचानेंगे, फिर उनमें एनालिसिस करेंगे, फिर किसी एक को बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमेशा, ये बीच में बहुत सारी चीजों के लिए होगा, राइट। फिर फाइनली हम आ जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग, कि एक्चुअल में अब प्लानिंग को कैसे एक्टिव किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, वास्तव में किया जाए। तो कैसे किया जाएगा उसको लागू, वो चीजें हम यहाँ पर सोचेंगे और करेंगे। हालांकि करना कहाँ होगा, करना होगा डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग जो चैप्टर है, जो डायरेक्टिंग स्टेप है, वहां से इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है, पर यहाँ पर उसकी प्लानिंग होगी, ठीक है। फिर फॉलो अप, मैंने बोला था ना, कंट्रोल, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल की भी प्लानिंग कहाँ कर लेंगे, प्लानिंग में। ये 7 पॉइंट वही है कि हम आखिर में इसको फॉलो अप, फॉलो मतलब पीछा करना, है ना, मतलब कि कंट्रोल करना, कि वो काम एक्चुअल में वैसे ही हो रहा है, ये कैसे इंश्योर करेंगे, उसकी क्या करेंगे, प्लानिंग, मतलब कंट्रोलिंग कैसे करेंगे उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि भैया वो कैसे होगा, राइट। नाउ यहाँ पर आपकी प्लानिंग प्रोसेस पूरी तरह से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गई। अभी बातचीत नहीं करना, अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या है। मीनिंग ऑफ प्लान, ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। इसमें एक लास्ट मेरे ख्याल से सिंगल यूज प्लान, ये सब खत्म हो चुका है, डिफरेंस खत्म हो चुके हैं। इसमें यार बेटा एक चीज छूट गई है, इसेंशियल पॉइंट ऑफ आइडियल प्लानिंग, जो कि एक बहुत ही ज्यादा, मतलब प्रोसेस जो हमने पढ़ा, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, उससे भी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। बट क्योंकि ये सडनली ये सब कुछ चेंजेस हुआ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बेटा क्योंकि ये चीजें हट गई, ये चीजें थी तो वो उसका महत्व खत्म हो गया था, अब ये हट गई तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो मेरे पास में अभी नहीं है, तो वो मैं आपको क्या करूंगा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, है ना, उस चैप्टर के लास्ट पेज पर वो रख दूंगा मैं, है ना, नोट्स में, तो आपको वहां से मिल जाएगा। और जिस दिन भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होगा उसको समझ लेंगे। हालांकि आप उसको केवल रीड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, 5 मिनट देने होंगे वो दे देंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को यहीं पर आज समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।